हम ये डिकोड करेंगे कि आखिर कोल्ड वॉर के दौरान फाइटर जेट्स हवा में एक दूसरे से भिड़ते कैसे थे। हम भारी भरकम टेक्निकल शब्दों को साइड में रखेंगे और बिल्कुल सिंपल टर्म्स में समझेंगे कि एक डॉग फाइट के पीछे की असली साइंस और इंसानी दिमाग कैसे काम करता है। क्योंकि देखिए, हवा में सिर्फ मशीनें नहीं टकराती, बल्कि उन्हें उड़ाने वाले इंसान लड़ते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज की हमारी इस ब्रीफिंग का फ्लाइट प्लान कुछ ऐसा दिखने वाला है। हम आसमान के कुछ रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची कहानियों के जरिए हवाई युद्ध को इन 5 मेन हिस्सों में समझेंगे। पहला, धोखे की कला। दूसरा, ऑल्टीट्यूड एंड एम्बुश। तीसरा, द टर्निंग गेम। चौथा, मिसाइल्स और हीट सिग्नेचर्स। और आखिर में विंगमैन का वो अटूट बंधन। चलिए सबसे पहले पॉइंट पर आते हैं, धोखे की कला, यानी दुश्मन के रडार को चकमा देना। पता है, एक डॉग फाइट अक्सर तभी शुरू हो जाती है जब पायलटों ने एक दूसरे को देखा तक नहीं होता। ये पूरा एक माइंड गेम है जहां दुश्मन को कंफ्यूज करना आधी जीत होती है। 1967 के ऑपरेशन बोलो का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। अमेरिकी F-4 फैंटम जेट्स ने नॉर्थ वियतनामी रडार को धोखा देने के लिए क्या गजब की चाल चली। उन्होंने जानबूझकर अपने भारी और धीमे चलने वाले F-105 बॉम्बर्स की पूरी तरह से नकल की। उनका उड़ने का रास्ता, स्पीड, ऊंचाई, सब कुछ कॉपी कर लिया। सिंपल शब्दों में कहूं तो उन्होंने रडार पर खुद को एक आसान शिकार की तरह दिखाया ताकि दुश्मन के MiG-21 जेट्स लालच में आकर उनके बिछाए जाल में फंस जाएं। और इसका रिजल्ट, इस शानदार चाल का नतीजा ये हुआ कि उन्होंने 7 कंफर्म्ड मिग विमान मार गिराए। और सबसे हैरानी की बात, उन्होंने अपना एक भी फैंटम जेट नहीं खोया। ये वाकया साफ साफ साबित करता है कि आसमान में दुश्मन से बेहतर उड़ने के साथ साथ उसे अपने दिमाग से मात देना भी उतना ही क्रूशियल है। आखिर डॉग फाइट सिर्फ हथियारों की नहीं, बल्कि स्मार्टनेस की भी लड़ाई है। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सिद्धांत की तरफ, ऑल्टीट्यूड और एम्बुश, यानी ऊंचाई का फायदा उठाना और घात लगाकर हमला करना। तो कोरियन वॉर के दौरान लड़ाई को कंट्रोल करने के लिए ऊंचाई यानी ऑल्टीट्यूड का इस्तेमाल करना एक बहुत ही बेसिक और भरोसेमंद स्ट्रैटेजी थी। नॉर्थ कोरिया के ऊपर मिग एली नाम का एक बहुत ही कुख्यात हवाई मैदान था। यहां कम्युनिस्ट MiG-15 और अमेरिकी F-86 सेबर विमानों के बीच अक्सर हाई स्पीड और हाई ऑल्टीट्यूड मुकाबले हुआ करते थे। अब इस इलाके में जो लड़ाई थी ना, वो ऊंचाई और स्पीड का एक हाई स्टेक चेस मैच बन गई थी। रूल बिल्कुल सिंपल था, जो ऊंचाई पर है गेम की शर्तें वही तय करेगा और उसी के पास हमले का सबसे बड़ा एडवांटेज होगा। दिग्गज सोवियत पायलट सर्गेई क्रामरेंको ने इस घात लगाकर किए जाने वाले हमले की दुविधा को बहुत ही सटीक तरीके से समझाया है। जरा सोचिए, जब आप नीचे उड़ रहे किसी टारगेट पर डाइव लगाकर हमला करने का फैसला करते हैं तो आपको अपनी खुद की पूंछ यानी अपने पीछे के हिस्से को खतरे में डालने का बहुत बड़ा रिस्क लेना पड़ता है, या फिर ऊपर चढ़ते हुए दुश्मन पर हमला करने का एक मुश्किल फैसला लेना होता है। और आसमान में ये फैसले सेकंड के 100वें हिस्से में लेने होते हैं। कोई गुंजाइश नहीं होती गलती की। हार्डवेयर का ये गिव एंड टेक ना बहुत ही दिलचस्प है। क्रामरेंको ने ऐसे हमलों से बचने के लिए मिग की तेजी से ऊंचाई पकड़ने की काबिलियत यानी सुपीरियर क्लाइंबिंग स्पीड का बेहतरीन इस्तेमाल किया। वहीं दूसरी तरफ जो सेबर जेट्स थे, उन्हें बचने के लिए अपनी घुमावदार उड़ानों और टीम वॉक पर डिपेंड रहना पड़ा। हर जेट अलग तरीके से लड़ता है और उसकी खूबियों को सही वक्त पर इस्तेमाल करना एक पायलट की जान बचाता है। चलिए अब एंटर करते हैं असली फिजिकल डॉग फाइट में, जिसे कहते हैं द टर्निंग गेम, दुश्मन को गलती करने पर मजबूर करना। अब यहाँ आसमान में गोल गोल चक्कर लगाते हुए दुश्मन से चूक करवाना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि खुद सही निशाना लगाना। ये सच में एक बहुत ही खतरनाक खेल है। अब जरा एक मिनट के लिए सोचिए, क्या कोई पुराना वर्ल्ड वॉर 2 का प्रोपेलर वाला विमान एक मॉडर्न जेट को मार गिरा सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन 1952 में कैप्टन जेसी फुलमर ने मॉडर्न MiG-15 जेट्स के खिलाफ अपना एक पुराना F-4U कॉर्सेर विमान उड़ाते हुए इस सवाल का बिल्कुल प्रैक्टिकल जवाब दिया था। उनके इस कमाल के करतब के पीछे जो सबसे बड़ा राज है वो है ओवरशूट को समझना। ओवरशूट तब होता है जब एक हमला करने वाला विमान अपनी किसी धीमे या पैंतरेबाजी कर रहे टारगेट के बहुत तेजी से आगे निकल जाता है और ना चाहते हुए भी खुद को दुश्मन की बंदूकों के ठीक सामने ले आता है। अब फुलमर के सामने बहुत सारे बेहद तेज जेट्स थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने पुराने विमान की धीमी स्पीड और उसके टाइट टर्निंग रेडियस का बहुत ही स्मार्टली इस्तेमाल किया ताकि वो उन हमलावर मिग विमानों को ओवरशूट करने पर मजबूर कर सके।
और जैसे ही दुश्मन से ये जानलेवा गलती हुई, फोल्मर ने उन्हें एकदम अपने निशाने पर ले लिया और अपनी 20 mm की तोपों से उन पर एक जबरदस्त हमला कर दिया। इस एक पैंतरे से वो प्रोपेलर विमान से MiG-15 को मार गिराने वाले पहले मरीन पायलट बन गए। ये इस बात का एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है कि जेट्स की लड़ाई में सिर्फ स्पीड ही सब कुछ नहीं होती, बल्कि अपनी कमजोरी को ताकत में बदलना सबसे अहम होता है। अब आते हैं अपने चौथे पॉइंट पर, मिसाइलें और हीट सिग्नेचर, यानी तकनीक के जरिए शिकार। जैसे जैसे एविएशन टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, तोपों की जगह मिसाइलों ने ले ली और इसी के साथ डॉग फाइट्स में हीट सिग्नेचर्स को मैनेज करने की एक नई और बहुत ही कॉम्प्लेक्स चुनौती सामने आ गई। 1981 में गल्फ ऑफ सिद्रा में हुए एक एनकाउंटर के दौरान इस टेंशन को साफ देखा गया। हुआ ये कि F-14 पायलटों को तब भारी तनाव झेलना पड़ा जब उनकी एक मिसाइल पूरी तरह से फेल हो गई। सिचुएशन इतनी नाजुक थी कि फ्लाइट लीडर को एक लीबियाई Su-22 विमान के मुड़ने के लिए पूरे 10 लंबे और तकलीफदेह सेकंड तक इंतजार करना पड़ा। वो इंतजार इसलिए कर रहे थे क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनकी हीट सीकिंग मिसाइल दुश्मन के जेट की बजाय गलती से सूरज की गर्मी पर लॉक हो जाती। आप समझ रहे हैं, हवा में मार्जिन ऑफ एरर एकदम रेजर थिन होता है। सफलतापूर्वक मिसाइल दागने के बाद भी खतरा टलता नहीं है। एक पायलट को अपने ही उड़ाए हुए टारगेट के मलबे से टकराने से बचने के लिए अपने विमान को इतनी तेजी से मोड़ना पड़ा कि उस पर पूरे 10 Gs का भयानक फोर्स लगा। टू पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव, ये इतना गुरुत्वाकर्षण बल है जो एक इंसान के शरीर को अक्षरशः निचोड़ कर रख देता है। ये हमें बताता है कि मॉडर्न हवाई युद्ध फिजिकली कितना ब्रूटल हो सकता है। और फाइनली हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, विंगमैन का बंधन, टीम वर्क और अटूट भरोसा। देखिए, इन सारे धोखे, पैतरेबाजी और हाईटेक हथियारों के पीछे ना किसी भी हवाई जंग का सबसे क्रूशियल फैक्टर होता है अपने विंगमैन पर पूरा भरोसा। वियतनाम के ऊपर जब कैप्टन अर्ल अमान के F-4 विमान पर गोलियां लगी, फ्यूल लीक होने लगा और इंजन बंद हो गए, तो उनके पास सिर्फ एक रास्ता था, इजेक्ट करना। लेकिन इजेक्ट करने का मतलब था सीधा दुश्मन की कैद। ऐसे में उनके फ्लाइट लीडर बॉब पार्डो ने अपने विंगमैन को पीछे छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। उनके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, शायद कोई ना कोई तरकीब तो निकल ही आएगी। और यकीन मानिए, वो तरकीब सच में काम कर गई। एविएशन की दुनिया में इसे पारडोज पुश के नाम से जाना जाता है। पारडोज ने किया ये कि उन्होंने अपने हाईटेक जेट की कांच की विंडशील्ड को अमान के विमान के टेल हुक के पीछे लगाया और उस खराब हो चुके जेट को हवा में ही धक्का देना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने साथी को सेफ एयर स्पेस में पहुंचाने के लिए 88 मील तक उस विमान को धकेला, यहां तक कि जब उनके खुद के विमान के एक इंजन में आग लग गई और वो बंद हो गया, तब भी वो रुके नहीं। यहां टीम वर्क ने सचमुच लोगों की जान बचाई। लेकिन इसके बिल्कुल उलट, जब ये बंधन टूटता है ना, तो नतीजे हमेशा जानलेवा होते हैं। कोरिया में दिग्गज एस पायलट जॉर्ज एंड्रयू डेविस को अपनी जान गंवानी पड़ी क्योंकि वो एक तीसरे शिकार के लालच में अपनी स्पीड कम कर बैठे। वो अपने विंगमैन से अलग हो गए और इसी अकेलेपन का फायदा उठाकर चीनी एस पायलट जैंग जीहुरी ने उन पर ऊपर से अचानक हमला कर दिया। किसी एक टारगेट पर बहुत ज्यादा फोकस कर लेना, यानी टारगेट फिक्सेशन, डॉग फाइट में एक बहुत बड़ी और घातक गलती साबित होती है। तो ये पूरा इतिहास हमें सोचने पर मजबूर करता है ना? सुपरसोनिक टेक्नोलॉजी पर हम चाहे कितने भी $1 मिलियन खर्च कर लें, हवाई युद्ध का इतिहास बार बार यही साबित करता है कि बंदूकों से लेकर कंप्यूटर गाइडेड मिसाइलों तक के इस पूरे सफर में जीत आखिरकार इंसान की हिम्मत, उसकी क्विक थिंकिंग और टीम वर्क से ही तय होती है।